हेलो एवरीवन, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने वाले हैं वो है मिसलेनियस का अपना सेकंड लेक्चर। और मिसलेनियस के अंदर अभी अपनी बात हो चुकी है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर किस तरह से कर्व प्लॉट होता है, कुछ कुछ बेसिक बातें अपन ने की। ऐसा नहीं कि अपन जो पैराबोला है उसके बारे में अपनी बात खत्म हो, मतलब ऐसा नहीं कर्व में हमने पैराबोला नहीं पढ़ा था, बट वहां मेरा पर्सपेक्टिव अलग था, उसके बेसिक फॉर्म को जज करवाना था। बिकॉज कहीं ना कहीं दो तरह की चीजें होती हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन अगर आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन में या किसी भी चैप्टर में, तो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। पहला सवाल होता है जहां पे आप एनालिटिकल तरीके से चलते हैं, दैट मींस यू एनालाइज थिंग्स, आप चीजों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। एंड दूसरे क्वेश्चन होते हैं जहां पे यू हैव टू प्लॉट इट। गिवन सिचुएशन है, एक बच्चा, एक बालक गया बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो गया, एक तो पार्टिकल लिया, एसी का रिमोट मान लीजिए, ऐसा फेंक दी। अब वो गया ऐसे बिल्डिंग से घूम के नीचे गिर गया। अब बोलेगा इसका पोजीशन टाइम बनाओ, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ। चिंता मत कर, क्या है बताऊंगा वो भी। तो अब इसमें तो ड्रॉ करना है ना, एनालाइज थोड़ी करना है कि देख के बताएंगे ओहो ये ऐसे नहीं। दिस इज नॉट एनालाइजेशन क्वेश्चन, ई क्वेश्चन है जहां ड्रॉ करना पड़े। तो वो कर्व पे डिस्कशन किया। अब क्वाड्रेटिक में क्या था, मेरा पर्पस यहां बताना क्या था, थोड़ा बहुत कॉन्केविटी अप कॉन्केविटी डाउन बता दूं, कैसे मतलब वर्टेक्स क्या होता है वो बता दूं, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट इज रूट, वाई इंटरसेप्ट सी होता है। तो बेसिक बातें की अपन ने। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आप पीएच पीओएच निकालेंगे, इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में, उसमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो वो सारी चीजें किस तरह से होंगी वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपना जो रिमेनिंग पॉइंट है मिसलेनियस में वो है स्लोप, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड सीरीज। तो इसमें अपने क्या करते हैं, थोड़ा सीक्वेंस में चेंज करूंगा, ये तो बता रहा था तब था। स्लोप वाला पॉइंट एंड में उठाता हूं, फिर वही है प्लस माइनस और नंबर में कहीं आदमी एकदम घूम के रह गया और पता चला यहां पे पहुंचने से पहले ही अपना जो प्रोसेसर है वो उड़ गया, तो नहीं मजा आएगा। उड़ गया मतलब प्रोसेसर जो है वो एक दिन की कैपेसिटी लेके चलता है, ठीक है। जितना जल्दी आप इस बात को समझेंगे कि ये अब इसका जो चार्ज डिस्चार्ज है वो डेली बेसिस होना चाहिए। जो ये बात को समझ जाता है वो अपने बड़े से काम को ये छोटे छोटे फ्रैक्शन में डीएक्स में तोड़ देगा। एक्स इज योर बिग वर्क विच शुड बी डन इन द प्रिपरेशन टाइम। इसको छोटा 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 पार्ट में तोड़ दो तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि डीएक्स आपको भी मालूम है बहुत छोटा होता है। चलिए, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे आते हैं अपन लोग। तो चौथा वाला पॉइंट पहले उठा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सर दोबारा पढ़ाओगे क्या यार, डर मत बेटा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं, उसको पढ़ाने का पर्पस सिर्फ जो रिमेनिंग पॉइंट है वो बताना है, ठीक है, ध्यान देना। तो दोनों एक साथ डाल दिया मैंने हेडिंग, और अब मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पेसिफिक बातें हैं वो आपके सामने करने वाला हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, शुरू करते हैं डिस्कशन। देखो, डिफरेंशिएशन मतलब क्या, dy बाई डी एक्स। जितना मुझे याद है इसमें दो ही पॉइंट रिमेनिंग है, बट वो क्या लॉग वाला पॉइंट था, और अभी जो डायमेंशन वाला पॉइंट है वो तो मैं लाता हूं, वो एकदम ही रैंडम है, वो तब भी बता सकता था, बट मैंने कहा चलो साथ में देखेंगे इसको, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो dy बाई डी एक्स अपन ले रहे हैं। अच्छा जी, dy और इंटीग्रेशन कैसे डिनोट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो dy बाई डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले ये बताओ, एक चीज बच गई थी और वो फंक्शन क्या था, तो मैं याद दिलाता हूं। लेट्स से y इज इक्वल टू, दो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये, इफ y इज इक्वल टू लेट्स से ln x। सर ये क्या है, ln x क्या है, मारेगा आदमी, ठीक है, यहीं से गोली भर के ऐसे वर्चुअल गोली मारेगा, ठीक, जो क्लाउड से होती हुई आएगी, नॉट वो वाले बादल वाले क्लाउड, वो डेटा वाला क्लाउड, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ln x। अब इस फंक्शन में मुझे बताओ कौन सा फंक्शन है, तो सर ये तो लॉगरिथमिक है। अच्छा, इसका बेस क्या है, सर ये नेचुरल लॉग है। क्यों नेचुरल लॉग, बिकॉज इसको जब आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये लॉग x टू द बेस e है, और e का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट, ठीक। तो ln x को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो देखना, मैं ध्यान देना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन है। सर इतना ही बताना था, तो इतना काहे माहौल बना के वेट करवाया। अच्छा देख भाई, मान ले उसी का मैं वहीं पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बाजू में देखना इसी का। मान ले एग्जांपल में y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, बता इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशियल। भाई ln x का डिफरेंशियल रटवा दिया कि नेचुरल बेस पे अगर x आपका आर्गुमेंट है और नेचुरल बेस e है, उसको डिफरेंशिएट करें तो 1 बाई एक्स मिलता है, ठीक है सर, 1 बाई एक्स होता है। अब बता इसका आंसर बता, log x का आंसर बोल, log x का आंसर क्या होगा, सर इसका आंसर 1 बाई एक्स। ए मारेगा ना आदमी, 1 बाई एक्स होगा,
अगर 1/x होता तो फिर वहीं बता के नहीं छोड़ देता। तो मुझे सिर्फ ln x का डिफरेंशियल पता है भैया 1/x होता है, बाकी मुझे कछु ना पता। तो हम क्या करेंगे, log x का मतलब किस बेस पे होगा, 10 पे, तो इसका मतलब यह है log x टू द बेस 10। लेकिन अपने को तो खाली एक्सपोनेंट यानी नेचुरल बेस पे ही पता है, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि log x टू द बेस 10 को अपन log x टू द बेस e अपॉन log 10 टू द बेस e लिख दें? है भाई? सर e का किया ये है भाई? रुकना, यहीं पे log की प्रॉपर्टी लिखी थी, एक ही मिनट। हाँ, अबे कहां गया, अबे कितना पढ़ा दिया है, एक मिनट। लॉग 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 लॉग, हाँ ये देखो, लाल गोले पे ध्यान देना, ये देख छठी वाली आइडेंटिटी, देख देख, log a टू द बेस b कैन बी ब्रोकन डाउन टू log a टू द बेस 10 अपॉन log b टू द बेस 10, यानी कॉमन बेस पे आर्गुमेंट विल बिकम दी, जो आपका आर्गुमेंट है वो न्यूमरेटर वाले का आर्गुमेंट बन जाएगा और जो बेस है वो डिनोमिनेटर वाले का आर्गुमेंट बन जाएगा, बट द बेस शुड बी कॉमन। ठीक है, जो बेस है आपका वो कॉमन होना चाहिए। एक ही मिनट, वापस उसी पॉइंट पे आते हैं, एक ही मिनट, कहां गया बे? हाँ ये रहा। तो यहां पे आप देखना log x टू द बेस जो आपका 10 था यानी log x था, उसको जब तोड़ा तो तोड़ने पे न्यूमरेटर बनाया log x टू द बेस e और डिनोमिनेटर बनाया log 10 टू द बेस e। ठीक, अच्छा log 10 टू द बेस e तो कांस्टेंट हुआ, क्योंकि e की वैल्यू कांस्टेंट है, log 10 की वैल्यू कांस्टेंट है, तो नीचे वाला तो कांस्टेंट है, ये नीचे वाला कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की चिंता होती नहीं। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है बताओ भाई, ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो ऊपर जो है वो लिखा हुआ है ln x, नीचे लिखा हुआ है log 10 टू द बेस e, उसकी चिंता अभी मत कर, उसको एज इट इज लेके चलना। तो अब अगर मान ले फंक्शन ये है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, जितनी जरूरत है उतनी जगह चाहिए। चलिए, तो इसमें अगर देखो, तो अगर मैं इस वाले फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूं, ठीक है, रुकना, कहां गया अंडू, हाँ, ये जो फंक्शन है अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं, dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूं, तो पहले वो जो ये जो आपका पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका ध्यान देना, इसका जो 1 बाय आपका क्या बोलते हैं log 10 टू द बेस e वाला है, उसको तो बिना कुछ किए, देखना इसको बिना कुछ किए पहले छाप दो कि 1 बाय log 10 टू द बेस e, उसको तो पहले एज इट इज छाप दिया। अब क्या बचा, ln x, तो कांस्टेंट को नहीं छेड़ते, डिफरेंशियल से बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब डिफरेंशियल के अंदर क्या बचेगा, d बाई डी एक्स किसका बचेगा, ln x का बचेगा, log x टू द बेस e नेचुरल लॉग का, और उसका डिफरेंशियल क्या होता है 1 बाय x, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 बाय x आएगा। चलो ठीक है, यहां 1 बाय x लिखा, ठीक, यहां 1 बाय x लिखा। अब मैं एक चीज करने वाला हूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, उसको बोलूंगा नहीं। 1 बाय x समझ आ गया, पहले ln x का डिफरेंशियल क्या होता है भाई, नेचुरल बेस पे ln x का डिफरेंशियल बोल क्या होता है 1 बाय x, तो वो तो अभी भी 1 बाय x लिखा, नीचे x लिखा, लेकिन ऊपर में क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ऊपर में क्या लिख रहा हूं उसको देखना, log e टू द बेस 10, और e का किया है भाई, क्या किया समझे इसको, आपने जब उसको तोड़ा, देखो आपने जब उसको तोड़ा इस तरीके से, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया, तो ऊपर x जो था, जो आपका मेन आर्गुमेंट x था, अभी भी इस फंक्शन का उसका आपने आर्गुमेंट पुट किया, नीचे यहां देख क्या है, इधर देख, सॉरी रुक जा, लाल गोले से दिखाता हूं, नहीं तो मैं नाश्ता रह जाऊंगा। ठीक है, ये जो है ये आपने ब्रेक कर दिया, कॉमन बेस e पे लिखा, ठीक है, log x था भाई, 10 बेस पे था, 10 बेस पे था, आपने उसको e बेस पे कॉमन पे निकाल लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और यहां आर्गुमेंट x है, यहां आर्गुमेंट 10 है, इसको पलटेंगे तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, जब log फंक्शन पलटता है तो आर्गुमेंट बिकम्स बेस, बेस बिकम्स आर्गुमेंट। तो ये अपना आंसर आ गया। अब मान ले मैं किसी भी बेस पे दे दूं, किसी भी बेस पे दे दूं, तो क्या अपने से हो जाएगा, हाँ। तो इसके लिए मैं एक होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क सवाल इधर देखना, मुझे चाहिए log x टू द बेस 2 का डिफरेंशियल निकाल के आप देंगे, फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस 2, ये चाहिए। क्या ये नेचुरल बेस पे है, नहीं, किस बेस पे है 2, तो क्या डायरेक्ट आंसर 1 बाई x हो सकता है, नहीं, तो क्या तरीका होगा, पहले ब्रेक करें, नीचे वाले पार्ट को ना छेड़ें, उसको बाद में पलट के ऊपर भेज देंगे, लेकिन उसको पहले log x को ln x में कन्वर्ट करें, बिकॉज ln x का डिफरेंशियल 1 बाई x होता है। मेक सेंस और नॉट, यस और नो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लेते हैं,
लेट्स टेक द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, फिर से वही लिख रहा हूं मैं, अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर ही चल रहे हैं अपने, और अभी हम डिफरेंशिएशन के पॉइंट पे पहले फोकस्ड हैं। तो dy बाय dx का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो सिंपल, जो y बाय x का होगा। ये क्या बात हुई है भाई? व्हाट इज dy? चेंज इन y, स्मॉल या बिग? सर स्मॉल चेंज, बहुत स्मॉल चेंज, बहुत स्मॉल चेंज। dy इज वेरी 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 स्मॉल चेंज। तो अगर ये इतना छोटा चेंज है dy, तो है तो चेंज y में ही। अब एरिया का छोटा चेंज रहेगा तो एरिया ही, तो क्या यूनिट बदल जाएगी? नहीं। तो जो यूनिट या डायमेंशन ऊपर वाले y का होगा, ठीक है, मच्छर आया था, ऊपर वाले y का होगा, वही नीचे वाले का भी होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने dp बाय dt निकाल रहे हैं, अब इसमें जो p है मान लीजिए मोमेंटम है, और जो t है वो मान लीजिए टाइम है। क्या लिखा? dp बाय dt। इसमें p क्या है? मोमेंटम, और t मान ले टाइम है। अब किसी के मन में आया सर dp बाय dt तो डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, p बाय t से निकाल लो। अच्छा, p क्या है? मोमेंटम। बोलो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m1 l1 t माइनस 1। क्या सही है ये? बताएं भाई, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम का सही है? m1 l1 t माइनस 1। व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। मास मतलब m, लाल गोला मैं हाथ रख रहा हूं कैसे दिखेगा बे? हाँ, तो m मतलब मास, तो लिख दिया, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, यानी l1 t माइनस 1। अच्छा, डिवाइड किससे करना है भाई? t से। बोल क्या प्रोड्यूस होगा? m1 l1 t माइनस 2। अरे सर ये तो देखा देखा है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला तो फोर्स का होता है, तो ऑब्वियसली ये क्या लिखा हुआ है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कहां पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, डायनेमिक्स का पार्ट होगा। क्लासिकल फिजिक्स में डायनेमिक्स का पार्ट आता है, जहां पे हम कॉज ऑफ मोशन में इंटरेस्टेड होते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, dp बाई dt। बट मैं कह रहा हूं अभी उस पर फोकस मत कर। क्या तुम्हें यह समझ आया कि जो तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसमें वैसे भी तुम दो क्वांटिटी खाली डिवाइड कर रहे हो? बच आया कि नहीं आया बाबू? ठीक, तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। अच्छा सर, अगर d2y, एक मिनट इसको पहले जूम आउट। हाँ, मान लो सरकार, ये सेकंड पॉइंट, ये सेकंड स्टार है, मतलब सेकंड के अंदर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जस्ट बाय टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, ये सेकंड के अंदर, और ये डिफरेंशिएशन में ही चल रहा है अभी सब कुछ। अभी जो अपने जो एक मिनट, जो मेन टॉपिक अपन ने उठाया है दैट वाज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और अभी ये जो चर्चा अपनी हो रही है वो किस कहां चल रहे हैं अपने? तो वी आर राइट नाउ इन डिफरेंशिएशन। इसके पॉइंट खत्म हो जाने दो दोनों, फिर किस में आ जाएंगे? इंटीग्रेशन। ठीक, चल वापस आते हैं। अब सेकंड का स्टार मतलब, सेकंड पॉइंट का स्टार मतलब जनरल वर्जन ले रहा हूं। मान ले d2y अपॉन dx2 लिखा है, यानी डबल डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है। क्या लिखा है? डबल डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मैं कह रहा हूं सिंपल, इसका जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये तो d बाई dx ऑफ dy बाई dx लिखा है। नहीं, डबल डिफरेंशियल मतलब यही होता है कि पहले आप उसको सिंगल डिफरेंशिएट करिए dy बाई dx, फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए। तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग मत खर्च कर, सोच। y कितनी बार दिख रहा है तुमको? अरे d का थोड़ी, d तो चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई, ये d चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी चिंता काहे कर रहे हो? सिर्फ ये सोचो क्वांटिटी ऊपर न्यूमरेटर में कौन सी दिख रही है? y। लेकिन मुझे बता डिनोमिनेटर में क्वांटिटी कौन सी दिख रही है? dx। कितनी बार? एक या दो? तो सर दो बार दिख रही है। तो जब आप इस वाले पॉइंट से डायमेंशन की तरफ जाएंगे तो आप लिखेंगे y बाई एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दो। यानी न्यूमरेटर में तो y का ही निकालो, लेकिन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का निकालो। और मान ले ये थर्ड डिफरेंशियल होता तो भी ऊपर y ही आता, नीचे एक्स क्यूब का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे होते। यानी जो भी x क्वांटिटी है उसका क्यूब कर दे, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो व्हाट विल बी द जनरल एक्सप्रेशन? ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? सिंपल, देखना इधर, इधर देख ध्यान से, मतलब ऊपर मत देख, नीचे देख। ठीक है, तो अगर dny अपॉन dxn लिखा है तो इसको बोलेंगे सबसे पहली बात तो nth डिफरेंशियल। nth मतलब n बार डिफरेंशियल, nth डिफरेंशियल, n बार डिफरेंशियल किया, डिफरेंशिएट किया आपने ने, तो कुछ नहीं करने का। ठीक है, सिंपल, सॉरी सिंपल है। ठीक है, अरे कंफ्यूज मत होना, ये लिखा हुआ है ये तो कि सर वो तो ट्रिपल डिफरेंशियल का समझाने की बात थी यार, इसलिए हटा दिया उसको मैंने। तो अगर nth डिफरेंशियल है तो क्या करने का? ऊपर y दिख रहा है तुम्हें, तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर चाहिए तो न्यूमरेटर में तो खाली अभी भी y का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल।
और नीचे x रेज टू पावर n का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल। यानी पहले x का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर जो भी है और उसको n से रेज कर दे। क्या ऊपर n से रेज किया? ऊपर n से रेज किया नहीं, बिकॉज दिस द फिजिकल क्वांटिटी विच यू आर डिफरेंशिएटिंग। तो x बार बार होता है, जितनी बार आप डिफरेंशिएट करेंगे x बार बार मल्टीप्लाई होता जाएगा, dx मल्टीप्लाई होता जाएगा। बट यू कैन अंडरस्टैंड ना कि x हो चाहे dx हो, एक बात नहीं है भैया। x मतलब क्वांटिटी, dx मतलब चेंज इन क्वांटिटी, वेरी स्मॉल। डेल्टा x मतलब बिग चेंज है, तो चेंज ही ना। तो दो वेलोसिटी को चाहे छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर, चाहे बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर, चाहे वेलोसिटी की बात कर, रहेगा तो वेलोसिटी ही। हाँ या ना? हाँ, ठीक। तो अब अगर मान ले, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहीं बाजू में देख एग्जांपल ले रहा हूं, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। तो मान ले अगर क्वांटिटी है, सिंपल लेते हैं ना, हाँ, dv, 1 मिनट, ये अच्छा, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, उससे कुछ मिल रहा हो, जरूरी नहीं है। पहला एग्जांपल देख के फोर्स मिल गया तो ये मत बोलना इससे भी कुछ मिलने वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मान ले यह मिल भी सकता है, ठीक है। मान ले ऐसा लिखा है d2x अपॉन dt स्क्वायर। क्या लिखा है? d2x अपॉन dt स्क्वायर। यानी x जो है, अच्छा x क्या है? x क्या है? तो x है पोजीशन, जो कि मीटर में होता है। यूनिट बता रहा हूं तो डायमेंशन समझ जाना क्या होगा, l। और नीचे है टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या है? कैपिटल T। तो पोजीशन इज लाइक डिस्टेंस, तो उसका डायमेंशन वही हो गया l, और नीचे टाइम है तो उसका डायमेंशन कैपिटल T। अच्छा जी, ठीक है। तो अब d2x अपॉन dt स्क्वायर का क्या मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d2x अपॉन dt स्क्वायर? तो सिंपल, न्यूमरेटर में कौन सी क्वांटिटी है? x, तो उसका डायमेंशन निकाल के क्या n से रेस करना पड़ेगा? नहीं, तो उसको खाली x छोड़। लेकिन नीचे वाले क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल के क्या n से रेस करना पड़ेगा? हाँ, और n इस बार क्या है? 2, क्योंकि सेकंड डिफरेंशियल निकाल रहे हैं। अच्छा, तो ऊपर वाले क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बोल क्या है? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द न्यूमरेटर क्वांटिटी? x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? l। नीचे टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? t। बट क्या सिर्फ t छोड़ देंगे या स्क्वायर करेंगे? भैया स्क्वायर करेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बोलना? L1t माइनस 2। सर ये कहीं देखा देखा लग रहा है, क्या है ये? विच क्वांटिटी इज दिस? बोलो बालकों। ये है एक्सेलरेशन। क्या है ये? एक्सेलरेशन। अब जब मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूंगा थ्योरेटिकली, ये तो खाली टूल थे सारे, इतना टाइम लगा, बट ऑब्वियस ही बात है 2 साल की मैथ्स है, खाली स्ट्रेट लाइन कोई देख के डर जाएगी सर स्ट्रेट लाइन में इतना कुछ है। अरे भाई स्ट्रेट लाइन का पार्ट है ये, जस्ट आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर टीचिंग द मैथमेटिकल टूल्स। ठीक, तो ये जो मिला ये एक्सेलरेशन है। अब मैं खाली एक पॉइंट कनेक्शन के लिए दे रहा हूं, ज्यादा उसको लोड मत लेना सोचने के लिए, ठीक है। डोंट थिंक मच अबाउट इट, ये पढ़ेंगे ऑब्वियस बात है। बहुत जूम आउट कर दिया, चिंता मत कर, मेरा फोकस अभी खाली यहीं पे, इसी पार्ट को समझाना है, वो सब हो चुका। कनेक्शन बैठा पाओ इसलिए वहां रखा है स्क्रीन पे, देख। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर है क्या? तो इसको आप बोलोगे d बाई dt ऑफ dx बाई dt। रेट, सुनना भाई, डरना मत, अभी टॉपिक शुरू नहीं किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो ये जो क्वांटिटी है व्हाट इज दिस? वेलोसिटी, ठीक है। यानी मैं इसको बोलूंगा dv बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन शुड कनेक्टेड, डायमेंशनल फॉर्मूला भी, 1 मिनट, डायमेंशनल फॉर्मूला भी ये बात को कनेक्ट करना चाहिए। तो अगर nth डिफरेंशियल कर रहे हैं, देख फर्स्ट डिफरेंशियल हो, सेकंड हो, चाहे nth हो, न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ उसी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और किसी पावर से रेज नहीं करना है। लेकिन डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी में जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालेंगे उसको उस पावर से रेज करना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल को आप फाइंड कर रहे हैं। मेक सेंस और नॉट? ठीक, चलिए। अब ये हुआ अपना डिफरेंशिएशन का पार्ट। अब नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन में रिमेनिंग बातें थी, ऑब्वियसली बात है भाई, थोड़ा बहुत डिफरेंशियल पढ़ा तो उसी का उल्टा एक पॉइंट है ही है पहले, इसमें उसको खत्म कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट, यार ये लाइन तो मैं देखा, इंटीग्रेशन देख भाई, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में पहला पॉइंट सुनना। तो अपन ने यहां पे क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? क्या पढ़ा कि अगर y इज इक्वल टू ln x है तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 बाई x। ठीक, अच्छा अब उधर देख इंटीग्रेशन। अगर कोई y इज इक्वल टू 1 बाई x देके बैठा है और कोई बोले कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, वो dx तो टर्म है, पढ़ेंगे तो ऐसे ही ना भाई, ठीक है। तो अगर y dx चाहिए इंटीग्रेशन, तो y की जगह पे क्या लिखोगे? 1 बाई x, ठीक है।
और dx मल्टीप्लाइड है। अब याद कर पावर रूल, पावर रूल में क्या कहा था भाई, x टू द पावर n में n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी -1, यही कहा था x टू द पावर n वाले में, तो n -1 नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला पार्ट रिमेनिंग था। तो अब हमने देखो आपको नहीं लगता पावर रूल में अगर n की वैल्यू -1 कर दूं तो 1/x ही बन जाएगा, तो ये वो वाला केस है जहां पर n की वैल्यू पावर रूल में सिर्फ और सिर्फ -1 के बराबर है, ओनली -1, क्योंकि x टू द पावर n अपार्ट फ्रॉम -1 सब कुछ हो चुका, ये वाला तो हो चुका है, वो x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 होता है, वो हो गया, ये बात खत्म हो चुकी, इस पर डिस्कशन नहीं है, इसके बाजू वाले पे डिस्कशन है। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहां बाजू में से देख के बता। ln x का डिफरेंशियल 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस c, क्यों c, बिकॉज दिस इज ओपन इंटीग्रल, क्या है ये ओपन इंटीग्रल, और ओपन इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालना जरूरी है, पता चलता है फॉर्मूला है, आया कि नहीं, आया कि नहीं। चलिए सेकंड पॉइंट, ये बहुत छोटा, जैसे इंटीग्रेशन टॉपिक ही छोटा था वैसे इसके पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा नहीं होते, तो मिसलेनियस में भी ज्यादा इसका रेलेवेंस नहीं रखूंगा मैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलिए, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या इंटीग्रेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, नहीं भाई, क्या d, वो d/dx याद कर, लाल गोले को देख, ये d/dx वाले में y/x का तो निकाल दिया डायमेंशनल फॉर्मूला, d तो खाली चेंज को करेस्पॉन्ड करता है। तो अभी भी सोचो अगर ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ y dx में इंटीग्रेशन कोई डायमेंशनल फॉर्मूला तो है नहीं, वो तो खाली लिखने का, वो तो लिख रहे हैं भाई, इंटीग्रेशन करना है, ऑपरेटर है वो तो मैथमेटिकल, उसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सिर्फ ये x y इंटू x हो जाएगा, खत्म भैया, y जो भी क्वांटिटी है, जो भी y क्वांटिटी है उसको आप निकाल रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dx से, तो इंटीग्रेशन की चिंता छोड़ 2 मिनट के लिए, और y dx मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका, इस पर्टिकुलर फंक्शन का। अच्छा तो y इंटू एक्स, यानी y उठाओ और dx मतलब चेंज इन x, तो है तो x ही, तो डायमेंशनली उसको x लिखा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखना, एग्जाम्पल देख, तो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है भैया, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहा हूं, क्या लें क्या लें क्या लें, चलो v dt, v dt, इसमें v का मतलब वेलोसिटी, दिख रहा है वेलोसिटी, हाँ बहुत बढ़िया, v का मतलब वेलोसिटी और dt में t का मतलब टाइम। तो मुझे बताइए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला, सिंपल, वेलोसिटी का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला उठाओ और उसको टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l1t - 1, क्या होता है भाई, l1t - 1, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम क्या है, t, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो jt खुशी से काट दिया और खुशी खुशी आंसर आ गया l, क्या आया l, अरे ई का है सर, l मतलब तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सुनना डेफिनेशन, ये डोंट ट्राई टू कंफ्यूज योरसेल्फ, बिना बात के डरने का नहीं भाई, सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूं, सिंपल सुनना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, सुनना भाई अभी से दे रहा हूं, एरिया लिख दे रहा हूं तो ज्यादा उसको नोट भी करने की जरूरत नहीं है, वो और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में भाई, यही सब तो है। तो एरिया अंडर वीटी कर्व यानी वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है भैया, डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा इधर कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का टी शायद कट गया, ओके, तो एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। बताओ डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैं कहूंगा खुशी खुशी एल, क्या होगा एल, वही आया, कनेक्ट हुआ थोड़ा बहुत फिजिक्स के एक्चुअल पार्ट से, बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यानी इंटीग्रेशन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इसमें थोड़ी nth इंटीग्रल होता है कि आप सोच रहे हैं कि n के साथ सर n बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, एक एक करके ही तो कर पाएगा, डिफरेंशिएशन में भी एक एक करके ही किया था, लेकिन अगर किसी ने लिख के दे दिया डायरेक्टली तो अलग बात है, लेकिन इंटीग्रेशन में ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि कोई nth इंटीग्रल लिख के दे दे, डोंट वरी, ठीक है, मैं डराने के लिए लिख भी सकता हूं बट कोई मतलब नहीं वो सब शो ऑफ करने का, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आता है वो सब, छोड़ो, ठीक है, काम की बात पे आओ। चलो तो इतनी बात हुई, अब यानी अपने आई थिंक फर्स्ट हो गया लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, सेकंड हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फंक्शन, थर्ड हो गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जो रिमेनिंग पॉइंट था, चौथा पॉइंट है सीरीज, हरे रंग से लिखेंगे सीरीज को, और ये वो सीरीज नहीं जो दिवाली में जगबुक करती है, दिस इज डिफरेंट। चलिए तो सीरीज में क्या पढ़ेंगे, अब सीरीज दो तरह की है, पहले लेंगे एपी, एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है लेट्स से आपका पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म a प्लस डी होगा, तीसरा टर्म a प्लस 2d होगा एंड सो ऑन चलता जाएगा, एंड दिस d इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। ताबड़तोड़ कह रहा हूं मैं एकदम, क्योंकि ये तो सिंपल फॉर्मूला लाके बस इकट्ठा कर देना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब आप अपने फर्स्ट टर्म में किस चीज को बार बार जोड़कर नया टर्म बना रहे हैं,
उसे कहेंगे अपने कॉमन डिफरेंस। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, दो सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं एक सीरीज लिख रहा हूं 1 3 5 7 9। बताइए ये एक सीरीज है कि नहीं, क्या ये एपी है कि नहीं? हाँ, कैसे एपी है सर? 1 में 2 जोड़ा 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ा 5 आएगा, 2 जोड़ा 7 आएगा। यानी ये कॉमन डिफरेंस कितने के बराबर है भाई? व्हाट इज डी? तो 2 की वैल्यू। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ए की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक। अच्छा, किसी को मान लो nth टर्म लिखना हो, nth टी nth टर्म, कि सर 6th टर्म क्या होगा, 7th टर्म क्या होगा, तो टी nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब अगर किसी को फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की जगह 1 पुट कर दे, तो 1 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू ए। तो ए फर्स्ट टर्म था। मान ले किसी को फिफ्थ टर्म चाहिए, टी फिफ्थ चाहिए, तो a प्लस n की जगह 5 लिख, 5 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 4d। ऑब्वियसली बात है भाई, पांचवा टर्म वही होगा, समझे इसको? तो उसको बोलेंगे टी nth टर्म। ठीक। अच्छा, अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के n टर्म्स का समेशन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला देखना ध्यान से। फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्न्स क्यों कह रहा हूं? ओ, लगता है दिल स्ट्रेट लाइन पे कूदने का मन कर चुका है। इतना तुम देख रहे हो, सीक्वेंस देख रहे हो भाई। मैथमेटिकल टूल पढ़ते पढ़ते लास्ट में स्ट्रेट लाइन की बातें आई तो इच्छा हो गई स्ट्रेट लाइन की बातें करने की, तो टर्न कह रहा है आदमी। टर्म है ये, टर्म। तो n इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी 8 10 जो भी उस एपी में टर्म्स हैं, n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। इसमें a क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब मैं इसका एग्जांपल लेने नहीं बैठूंगा, ठीक है? ऑब्वियस ही बात है, फॉर्मूला चीज बता रहा हूं, यूज जब होगा तब देख लेंगे। कहां यूज आएगा? ऑसिलेशन में करेंगे, फिर अपना वर्क पावर में करेंगे, आएगा, देखना, चिंता मत कर, पक्का आएगा। इसको एक और तरीके से लिखते हैं भाई, n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस एल। खत्म। सर ये l क्या है? l तो पढ़ायो नहीं। l मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, आखिरी टर्म। अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो आप ऑब्वियसली बात है आखिरी टर्म निकाल सकते हैं। बट अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली आखिरी टर्म ही दे दिया, लेट्स से जो आखिरी टर्म है वही दे दिया, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक। ये सब चीजें हैं सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी बातें अगर एपी में याद रख लें तो फिजिक्स में काफी हेल्प हो जाएगी। काफी क्या, जहां आएगा वहां हेल्प हो जाएगी, तो काफी क्या, पूरी हेल्प होगी। ओके, तो जो नेक्स्ट है सीरीज के अंदर वो उठाते हैं, उसको बोलते हैं अपने जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? व्हेन द फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड विद अ नंबर एंड यू गेट अ न्यू टर्म, देन अगेन यू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद अ न्यू आर, तो AR², सो ऑन चलता जाएगा। तो जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस जुड़ रहा था, वैसे ही यहां पे आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। मतलब एग्जाम्पल देख नीचे, अगर मान ले मैं एक टर्म लिखूं 2, नेक्स्ट टर्म है उसका 4, नेक्स्ट है 8, उसके बाद 16, ठीक है, उसके बाद 32, या मान लीजिए दूसरा टर्म, पहला टर्म है 2, उसके बाद 1, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/4, उसके बाद 1/8। तो ये दोनों, ये फर्स्ट और ये सेकंड एग्जांपल। मुझे बताओ इनमें से जीपी कौन सा है? टेल मी, इनमें से जीपी कौन सा है? सर जीपी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीपी? ये जब आप किसी एक पहले नंबर को उठाएं, सीरीज के पहले नंबर को उठाएं और उसको एक कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करते रहें। ऐड नहीं बोला, क्या बोला? बार बार मल्टीप्लाई करते रहें, तो उससे क्या होगा? व्हाट यू विल गेट? अ सीरीज। तो पहला टर्म है 2 से मल्टीप्लाई किया 2 तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अरे लाल गोला, ठीक है, 16। तो ये वाले जो पहले वाला सीरीज है, इसमें कॉमन रेशियो कितने के बराबर है? 2 के बराबर। यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव, जैसे एपी में 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, वैसे ही जीपी में 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो। सोचो, 4/2 करोगे क्या बचेगा? 2। 8/4 करो क्या बचेगा? 2। 16/8 करो क्या बचेगा? 2। तो कॉमन रेशियो कितना है? 2। ठीक है। अच्छा, उसके नीचे वाली चेक करके बता जीपी है कि नहीं। जस्ट टेल मी, उसके वाले नीचे वाली देख जीपी है कि नहीं। बोल 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 बोल, जीपी है कि नहीं? तो सर वो भी जीपी है। क्यों जीपी है बताओ भाई? वो जीपी क्यों है? वो जीपी इसलिए है क्योंकि पहला टर्म है 2, उसके बाद का टर्म है 1। क्या ऐसा मल्टीप्लाई किया? सर 1/2 मल्टीप्लाइड विद 1/2 क्या मिलेगा? बोल 1। अगेन मल्टीप्लाइड विद 1/2 क्या मिलेगा? 1/2। अगेन मल्टीप्लाइड 1/2 क्या मिलेगा? 1/4। तो सब्सिक्वेंटली व्हाट इज द कॉमन रेशियो इन दिस केस? R इक्वल टू 1/2, 1/2 है जीपी। वो भी इस वाली जीपी को, ये वाली जीपी को बोलते हैं इंक्रीजिंग जीपी,
जहां पे टर्म बढ़ते जाएंगे, और दूसरे वाले जीपी को बोलते हैं डिक्रीजिंग जीपी, यानी टर्म एक पॉइंट के बाद, सोचो 1/8 के बाद 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 चलता जाएगा, 256 ऐसे लेते रहो, टाइम पास करने 512, 1024, ये सब ठीक। तो आप सोचो वो जब करते रहोगे तो वो नहीं लगता 1/1024, आगे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, 1/1024 आपको नहीं लगता कि बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, उसके बाद का तो और छोटा होगा, ऐसा नहीं लगता? तो एक इंक्रीजिंग जीपी में क्या होगा, टर्म बढ़ते जाएंगे, और लास्ट टर्म आपने को नहीं पता भाई, आखिरी टर्म क्या है अपने को क्या मालूम। तो इसमें अपने ना जैसे एपी के बारे में हर फॉर्मूला देखा, इसमें इतना नहीं सोचते, इसमें खाली 2 फॉर्मूला सुनना। एक nth टर्म कैसे निकालते हैं इसमें, हाउ टू फाइंड द nth टर्म, तो आप लिखेंगे a इंटू आर रेस टू पावर n-1। जस्ट थिंक, अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, a। अरे आर रेस टू पावर 1-1 क्या होगा, 0, यानी फर्स्ट टर्म a आ गया। बोल 7th टर्म क्या होगा, व्हाट विल बी 7th टर्म, तो वो होगा a इंटू आर रेस टू पावर 7-1, यानी a इंटू आर रेस टू पावर 6। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और आपको यह मालूम है कि r की वैल्यू क्या है, यू कैन फाइंड द 7th टर्म। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, a इंटू आर रेस टू पावर n-1। पहला एक बात बहुत सिंपल बेसिक, कोई डाउट हो तो कमेंट में बोलना। सेकंड पॉइंट है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, उसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 - r। अरे भाई साहब, वर्क पावर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, मैग्नेटिज्म, बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। पोटेंशियल जुड़वाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जुड़वाएगा, जहां पे जीपी बनती हुई दिखेगी, और जानबूझ के बोलेगा इनफाइनाइट टर्म्स है। ठीक है, पहले बहुत पुरानी एनसीईआरटी में था सवाल भाई इनफाइनाइट टर्म्स का, तो सोचो इतनी बात छोड़ें क्यों। इसके एन टर्म्स का भी समेशन होता है, वी हैव एन टर्म्स, एन 5, 6, 10, कुछ टर्म्स का भी समेशन निकाल सकते हैं, बट जीपी में वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। मेंस और नीट के हिसाब से, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज नहीं चाहिए, तो उस पर चर्चा नहीं होगी। तो इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब क्या है, लिटरली इनफाइनाइट भाई, यू कैन नॉट काउंट द एंड, तो वो क्या है, डॉट डॉट करके शो कर देगा। अब मुझे ये सोच के बता कि ये जो इनफाइनाइट टर्म्स का हम समेशन निकाल रहे हैं, ये किसका निकालेंगे, मतलब इंक्रीजिंग जीपी का या डिक्रीजिंग जीपी का, किसका सम निकालना अप्रोक्सीमेटली आसान होगा, मुझे बताइए किसका सम निकालना अप्रोक्सीमेटली आसान होगा। जस्ट थिंक, इंक्रीजिंग जीपी में तो हर टर्म बढ़ता जा रहा है, तो आपका सम भी बढ़ता जाएगा, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो आपको नहीं लगता ये प्रॉब्लमेटिक है, कहीं ना कहीं इसका सम निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये वाले केस में आप सोचो, जैसे जैसे टर्म आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका टर्म्स का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, तो एक पॉइंट के बाद शायद टर्म नेग्लिजिबल हो जाए एंड वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट सम। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। सीरियस लेना भाई इसको, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपका सीरियसनेस का जो नीडल है दिमाग में, वो टॉपिक के ऊपर, टीचर के ऊपर, माहौल के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप कुछ ही चीजों को सीरियस लेंगे जो बंदा चीख चिल्ला के बोलेगा, जो माहौल बना के बोलेगा, और बाकी सब निगलेक्ट मार देंगे, और जैसी क्वेश्चन आएगा फंस गए अपने, क्योंकि अपने तो वहीं ध्यान दिया जहां लगा टीचर ने, ओहो कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा एकदम वॉइस का मॉड्यूलेशन दिखा के सर ने बोला था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सर ने लाल रंग का वो बार मतलब क्या डिब्बा बनाया, उसमें रिजल्ट को रखा, तब जाके सीरियस लगा। इफ यू आर डूइंग दैट तो डेफिनेटली यू विल बी लीविंग मेनी पॉइंट्स, तो ये करना गलत है। और आर का मतलब क्या है इसमें, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, यानी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसी जीपी का, गिवन जीपी का सम आपसे पूछूं तो क्या आप निकाल सकते हैं। मैं दोबारा से ऐसा करते हैं, एक और जीपी लिख रहा हूं मैं, उसका सम चाहिए मुझे, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 सो ऑन, ये और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। बोल दिया मैंने, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। मुझे इनको सबको जोड़ के आप बताइए क्या आएगा, क्या आएगा, बोलो भाई, इनको जोड़ के, सबको जोड़ के क्या आएगा बताइए मुझे। तो इसका तरीका क्या होगा, फॉर्मूला क्या है इनको जोड़ने का, a अपॉन 1 - r। अच्छा जी, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 1, बिना किसी डाउट के लाल गोला देख, ये देख फर्स्ट टर्म क्या है, 1, 1, सॉरी मास्टर छुपा रहा है, ठीक है, देख फर्स्ट टर्म क्या है 1, और यहां फर्स्ट टर्म 1 लिख दिया एक ही जगह पे, डिवाइडेड बाय 1 - r। अच्छा बोलो r की वैल्यू, r की वैल्यू बोल, r की वैल्यू बोल। सर कॉमन रेशियो हम बताते हैं क्या होगा, बोलो 1/2। क्यों 1/2, फर्स्ट टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 मिला, फिर 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/4 मिला, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/8 मिला, तो कॉमन रेशियो 1/2 के बराबर है। 1 - 1/2 क्या बचेगा, 1/2, 2 पलट के ऊपर जाएगा, फाइनल आंसर तो आएगा 2। क्या आंसर आएगा बोल भाई, 2। अब डाउट आएगा, सर इतनी बड़ी सम, इतनी बड़ी सीरीज का सम 2 कैसे है भाई, 2 कैसा लिखा है, इतने बड़े सम, इतने बड़े सीरीज का सम 2 कैसे, 2 कैसे आएगा सर, ये बताओ पहले तो, उस सीरीज को देख एक बार।
आपको नहीं लगता कि 1/16 के बाद 1/32 आएगा, 1/64 आएगा? वो टर्म्स डेसिमल के 0.0 0.00 0.00 वो डेसिमल के बाद वाले जीरो के बाद भी नंबर आने शुरू होंगे। तो आपको नहीं लगता कि वी कैन फाइंड एन अप्रोक्सीमेट सम? तो क्या ये 2 एग्जैक्ट सम है? नहीं, इट्स एन अप्रोक्सीमेट सम, बट वी कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट वेरी वेल कि जब आप इस नंबर जैसे 1 + 1/2 मतलब 1/2 मतलब 0.5, तो 1.5 इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 1.5। फिर 1/4 मतलब 0.25 क्या आएगा? 1.75। फिर ये 0.125 है क्या? तो आप सोचिए वो 1.8 समथिंग हो जाएगा। तो फिर उसके बाद 1/16 वो और छोटा होगा। तो आपको नहीं लगता कि वो डेसिमल प्लेसेस बढ़ते जाएंगे 1 पॉइंट समथिंग के बाद वाले 8 9 वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे? तो अप्रोक्सीमेट सम कैन बी टेकन एज 2। तो इस फॉर्मूले को याद रख, a/1 - r। a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो, नॉट द कॉमन मैन, इट इज ए कॉमन रेशियो। ठीक, इस बात को समझ गए होंगे अपने। चलिए अब जो इसका लास्ट पॉइंट है उसको उठाने वाले हैं अपने। एंड बहुत मतलब माहौल मत बनाओ, सिंपल सी बात है, लेकिन बीच में बोलने से कुछ मजा नहीं आता। बहुत ही रैंडम चीज है ये। और मैंने अभी एक पॉइंट छोड़ा है एंड दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने क्या सोचा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर अभी है एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख के अभी खत्म कर दूं, ठीक है, लेकिन उसका क्या कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा था। तो मैंने कहा मिसलेनियस में भी डालने की जरूरत नहीं है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो पोर्शन है आपका, उसमें जब आप एरर निकालते हैं फंक्शंस के अंदर, तो वहां मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन बहुत क्रिटिकली समझाया है। तो उसको मिसलेनियस में डालने का मतलब नहीं है, बिकॉज विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट इट। तो इसकी चिंता मत कर, हर एक पॉइंट यहां से मुंह से जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं रखा जाएगा, और उसका रेलेवेंस जहां सबसे बढ़िया बैठेगा, सबसे ज्यादा सेंस बनाएगा, वहीं रखा जाएगा। इस बात को समझना। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है दैट वाज स्लोप। तो पांचवा नाम स्लोप, स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, मिसलेनियस में ज्यादा हो गया वैसे तो, बट ठीक है कोई नहीं, वही बात है भाई, मन नहीं मान रहा था तो लिख दिया। ठीक है, ले लो, डाउट आए कमेंट में डाल, डीपीपी किसी तरीके से आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब स्लोप पे आ जाइए। तो स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिएगा बातों को। स्लोप क्या था? व्हाट वाज स्लोप? तो कैसे डिफाइन करते हैं भाई? टेन थीटा में थीटा क्या होता है भैया? थीटा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन का बनने वाला एंगल टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत बार बोल चुके हैं इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा, डेफिनेशन है ये, कहां पढ़ा रहा है मास्टर, डरने की जरूरत नहीं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन के साथ बनने वाला एंगल टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज स्लोप। थीटा थोड़ी है बे, इससे तो थीटा मिलता है, इस पूरे बात से, ये जो पूरा देखना लाल डब्बे में, इससे तो थीटा मिलता है। क्या थीटा स्लोप है? नहीं, टेन थीटा स्लोप है। तो जो वो एंगल मिला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करके उसको यहां पुट कर दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है टेन कर्व की, देखना। टेन थीटा का कर्व याद है आप लोगों को? कर्व वाला पॉइंट वो ट्रिग्नोमेट्री वाले में बनाया था 10। चल देख, ये टेन थीटा का कर्व है, और ये एक्स्ट्रा बात है भाई। मिसलेनियस मतलब कुछ कुछ पॉइंट हैं इसमें इंपॉर्टेंट, बट मिसलेनियस में बाकी चीजें एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, ये बना दिए एसिम्प्टोट, मतलब वो लाइन जिसमें ये कर्व ऐसा भाग जा रहा है, इंफिनिटी को भाग जाता है, ये प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी को भाग जाता है। बहुत बढ़िया। और ये जो एंगल है वो 0 डिग्री, ये है 90 + 90 और ये है -90। मैंने बताया था एंगल मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है। अगर मैं ये डायरेक्शन को पॉजिटिव कहता हूं तो मैं इधर गया तो पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन क्या बन जाएगा? नेगेटिव। बट एंगल के केस में अगर इफ यू आर सेइंग कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। यानी एंगल मेजर करते टाइम रेफरेंस बहुत मैटर करता है कि इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग। चलिए, तो यहां पे टेन थीटा स्लोप है। अब इसके बाद का कर्व भी एक बार रुक जाइए। रुकना, अरे यार, एक मिनट, एक ही मिनट। चलिए, थोड़ा बहुत हिल गया, कोई नहीं, अब वो खींचते टाइम इंसान है भाई। चलिए, तो यहाँ 0 90, इसके बाद ये 180 और ये वाला 270। उधर भी होता है नेगेटिव वाले में, बट अभी वो कंसर्न नहीं। चलो, अब प्रॉब्लम क्या है, जब मैं वो समझाना शुरू किया था आपको स्लोप वाला पॉइंट, तो मैं पैराबोला में कहीं ना कहीं मैंने हाइपरबोला वाले में मैंने स्लोप पे ज्यादा चर्चा नहीं की थी। ठीक है,
उसका रीजन था कि वहां पे स्लोप पे डिस्कशन करते तो फिर हमें ये सारी बातें वहां पे एंटर करवानी पड़ती और बहुत मुश्किल होता है भाई। ये पॉइंट इस तरह से सोच पाना क्रिटिकली वहां पे मुश्किल होता है। और फिर क्या है, दिमाग उसी को सोचने में लगा रहता है, अच्छा ये क्या बोला, ये क्या बोला, ऐसे सोचता रहता है दिमाग, एंड मेरे हिसाब से वो गलत है। तो इसीलिए पहले यहां पे लाते हैं, बिकॉज वहां वो हिंडर नहीं करेगा तो टॉपिक तो हो गया। अब ये बात अभी पल्ले पड़ी, ठीक नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, 10 15 20 50 क्वेश्चन करने के बाद कभी ना कभी घुस जाएगी। पेशेंस रख, जल्दी मत कर, परेशान मत हो, उस परेशानी में फिजिक्स और परेशान करेगी। बी केओटिक इन लाइफ, दैट इज व्हाट रैंडमनेस शुड बी हाईएस्ट। चलिए, तो अगर ये वाला कर्व है तो इसमें देखिएगा टेन थीटा जो है 0 से 90 में, 0 से 90 डिग्री एंगल में जब थीटा आप चेंज करेंगे 0 से 90 तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, बिना किसी डाउट के बढ़ती है। कर्व को देख ले ध्यान से, लाल गोले पे ध्यान देना। ये देख, जब एंगल 0 से 90 जा रहा है, देखना सॉरी मुंडी छुपा रही है, जब 0 से 90 जा रहा है, देख देख जब एंगल जा रहा है तो टेन थीटा देख 0 से कहां भाग गया, इन्फिनिटी भाग गया, यानी बढ़ गया ना भाई। अच्छा, उसके बाद मैं तुमसे पूछूं, कर्व को ही देखना, मुझे बताओ टेन थीटा की वैल्यू 0 से 90 तो हो गया, बोल 90 से 180 टेन थीटा का क्या होगा? Can you tell me this? अब 180 से 270 भी है, 270 360 भी है, बट वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता जितना ये बात क्रिएट करेगा। और ये आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं तकलीफ देगी देगी, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, बिकॉज आई नो। ठीक है, चलिए, तो टेन थीटा अगर 90 से 180 है, सर हिंदी बोल लो या अंग्रेजी कोई बात नहीं, 90 से 180 है, तो बताओ इसमें टेन थीटा का क्या होगा, वेदर द टेन थीटा विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कर्व देख के बोल। चलो, अब प्रॉब्लम क्या आएगा, लाल गोले पे फोकस करना। ठीक है, जब आपका एंगल 90 से 180 बढ़ेगा तो यू कैन सी कर्व कौन सा वाला है, हाईलाइट कर दें क्या उसको, रुकना, नीले नीले अंबर, और बहुत बढ़िया, ये वाला हाईलाइट कर देता है, देख लाल गोले को देख। तो जब आपका एंगल 90 से 180 भाग रहा है तो आपका दिख रहा है कर्व यहां से यहां पहुंच गया। यानी अगर मैं नंबर की बात करूं, मैथ्स के हिसाब से सोचते हैं, फिजिक्स छोड़ दे अभी 2 मिनट के लिए, फिजिक्स छोड़ दे, खाली नंबर पे फोकस करना। मुझे बता, अगर एंगल 90 से 180 गया तो टेन थीटा मतलब उसकी वैल्यू जो भी आपको मिल रही है, प्लस माइनस जो भी हो, तो पहली बात बताओ टेन थीटा 90 से 180 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो सर दिख रहा है कि वो तो नेगेटिव होता है। अच्छा जी, पहले ये भी ठीक है। अब मुझे बताओ स्लोप के साथ क्या होगा, 90 से 180 में स्लोप यानी टेन थीटा का क्या होगा, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या जवाब है आपका इसके लिए? तो मैं ये कहूंगा कि सर 90 जब था, लाल गोले को देख, जब 90 के पास था तो यहां था, इधर की तरफ करस्पॉन्ड करेगा। थोड़ा और बड़ा एंगल लेंगे तो यहां खींचेंगे तो यहां करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और थोड़ा और बड़ा एंगल लेंगे तो यहां खींचेंगे तो यहां करस्पॉन्ड करेगा। तो सर नंबर लाइन पे तो दिख रहा है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैथ्स कहती है कि नंबर नेगेटिव में जितना छोटा होता जाएगा क्वांटिटी उतनी बढ़ती जाएगी। क्या बोला मैंने, फिर से सुन, ध्यान से सुन, मैथ्स के हिसाब से बात हो रही है। फिजिक्स अभी छोड़ दे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए फिजिक्स छोड़ दे, और अभी छोड़ी रखी है, जब से मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे हैं तब छोड़ी रखी है। मैं जब जबरदस्ती कनेक्ट कर रहा हूं, बीच बीच में एग्जांपल दे दे के, जबरदस्ती नहीं भाई, बहुत आराम से कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, बट वो कनेक्शन चैप्टर में और प्रोमिनेंट हो जाएगा, यूज करेंगे तब और प्रोमिनेंट हो जाएगा। बट अब ये बात समझिए, तो आप देखो 90 से जब 180 की तरफ आप गए तो आपका जो कर्व है वो ऊपर की तरफ भागा, यानी माइनस, मान लो यहां -4 था, इधर मान लो -4 था, तो -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। तो सर -1 तो -2 से बड़ा होता है, -2 -3 से बड़ा होता है। तो यानी जब हम कर्व 90 से 180 की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो वैल्यूज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो मैथ्स के हिसाब से टेन थीटा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बोलना भाई, मैथ्स के हिसाब से टेन थीटा क्या होगा, बढ़ता है, क्योंकि उसको तो नंबर लाइन से मतलब है ना, 0 के जितना पास उतना बड़ा, 0 के जितना दूर उतना छोटा। नेगेटिव साइड पे बात कर रहा हूं, पॉजिटिव साइड नहीं। तो मैथ्स के हिसाब से बोल कौन बड़ा होता है, तो मैथ्स के हिसाब से -4 इज लेस देन -3, मैथ्स के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये क्वांटिटी मान लो वेलोसिटी है, -4 के नीचे में लिख दो मीटर पर सेकेंड, और -3 के नीचे लिख दो मैं मीटर पर सेकेंड। तो फिजिक्स के हिसाब से अगर ये क्वांटिटी पे जज किया जाए तो मुझे बताओ कि ये तो एक मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू पे फोकस करेंगे तो नेगेटिव भूल जाते हैं। तो कौन सी स्पीड ज्यादा है, तो सर 4 मीटर पर सेकेंड इज ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली। देखना, ये मैथ्स की कहानी थी, अब तक जो चला मैथ्स, और उसी के हिसाब से आप सोचेंगे। ठीक है, लेकिन नीचे देखो फिजिक्स के हिसाब से, सर अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है एंड लेट्स से वी कॉल इट एज वेलोसिटी, तो नेगेटिव तो खाली डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और किसी चीज को इंडिकेट नहीं करता है। तो अगर ये सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है,
एंड नथिंग एल्स, तो ऑब्वियस ही बात है कि नेगेटिव का मतलब साइन हो गया। और 4 और 3 क्या है? स्पीड की वैल्यू, कि 4 मीटर पर सेकंड, और 4 मीटर पर सेकंड ज्यादा होगा या 3 मीटर पर सेकंड ज्यादा होगा? ऑब्वियसली 4 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। बट स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच तो 90 से 180 में टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है बिकॉज नेगेटिव क्वांटिटी कम हो रही है। -4, -3, -2, -1, ये बहुत एक्स्ट्रा बोल रहा हूं मैं। ये बात अपने आप क्वेश्चन कर करके क्लिक हो तो बढ़िया है, अभी दिमाग में बात डाल दी कि जब क्वेश्चन करें तो इसका ख्याल रखना। बट ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ ये बोल देने से ये काम नहीं होने वाला। लेकिन और कब बोलूंगा? मैथमेटिकल टूल में ही बोलूंगा ना। जब स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा रहा हूंगा तो ऑब्वियस ही बात है, मैं तो क्वेश्चन करके दिखा दूंगा तो 2 मिनट में समझ आ जाएगा, इतना कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन वहां 2 मिनट तभी लगेगा जब ये बात दिमाग में डली होगी। समझे इस बात को? तो जब हम ग्राफिकल पोर्शन में एंटर करेंगे, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व, वीटी कर्व, वेटी कर्व, ये सब देखेंगे, ठीक है, तब ये बात याद रखना। तो अभी सिर्फ इतना समझ, 0 से 90 में टेन थीटा बढ़ता है, 90 से 180 में भी टेन थीटा बढ़ता है, लेकिन दोनों में बढ़ने का तरीका अलग है। यहां देखिए, 0 से 90 में टेन थीटा पॉजिटिव होता है और 90 से 180 में टेन थीटा नेगेटिव होता है। वहां पे बढ़ना और यहां बढ़ना दोनों अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन बढ़ ही रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 0 से मतलब 180 में टेन थीटा बढ़ता है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि 0 से 180 में टेन थीटा बढ़ता है? हाँ, लेकिन मैं 0 से 180 एक बार में क्यों नहीं कह दे रहा हूं? बिकॉज द कर्व इज ब्रेकिंग, द कर्व इज नॉट कंटिन्यूअस, द कर्व इज डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस कर्व के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि यू डोंट कंसिडर द होल रेंज। आयो कि नहीं समझ में भाई? इस बात को सिर्फ दिमाग में डाला, चिंता मत करना इसकी, बहुत है बढ़िया। चलिए, अब उसी स्लोप से कनेक्टेड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट उसी स्लोप से कनेक्टेड, ठीक है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये कर्व है, ठीक है, दिस इज द कर्व। अब मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। मैंने यहां पे एक टेंजेंट बनाया और मैं यहां पे भी एक टेंजेंट बना रहा हूं, ठीक है, ये टेंजेंट बनाया मैंने। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये दो टेंजेंट है इन पॉइंट पर, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो मुझे बताओ किस पॉइंट पर स्लोप ज्यादा होगा? A या B में से किस पॉइंट पर स्लोप ज्यादा होगा? तो कैसे चेक? सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाओ, बेसिक, कि सर कुछ नहीं, जहां पे टेंजेंट बना है वहां पे लाइन खींचने का पैरेलल टू x एक्सिस और एंगल मेजर कर लेने का, ठीक। तो आप नोटिस करो, अगर ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2, तो मुझे बताओ एंगल कौन सा ज्यादा होगा? तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। दिख रहा है वो तो। कर्व नीचे आएगा तो ऑब्वियस ही बात है, टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल क्या होगा? बढ़ जाएगा भाई। देख, यहां कम है, यहां कम ज्यादा हो जाएगा नीचे आने पे। लोग लाल गोला नाचने की जरूरत नहीं। यहां देख, एंगल ज्यादा है, ये टेंजेंट है तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहां पे ये टेंजेंट है तो θ2 क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो टेंजेंट है ये पहले से किस क्वाड्रेंट में है? तो सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। दिख रहा है कि आपका जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, और ऑब्ट्यूज मतलब ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विथ इन द रेंज ऑफ 90 to 180, यानी 90 से 180 के बीच में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो 90 से 180 में बताइए, अगर थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा भी क्या होता है? बढ़ता है। हाँ या ना? अगर 90 से 180 में थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। अच्छा जी, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यानी सर जब हम A से B आए तो एंगल बढ़ गया, लेकिन 90 से 180 में जब एंगल बढ़ता है तो टेन थीटा भी बढ़ता है। आया ना? सर टेन थीटा बढ़ गया, तो बताइए स्लोप का क्या होगा? व्हाट विल हैपन विद द स्लोप? तो सर स्लोप भी इंक्रीज हो गया। स्लोप क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। समझे कि नहीं भाई? स्लोप क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। अच्छा, अब याद कर, x इंटू वाई वॉज कॉन्स्टेंट। किसका था ये फंक्शन? बोलना भाई। और ये बहुत डिफिकल्ट चीज है भाई, जो बोल रहा हूं ये बहुत कुछ जानने के बाद मतलब सुनते हैं इसको, बट मिसलेनियस था, इसलिए मैंने पांचवें मतलब ये पढ़ाते टाइम जो मैंने सीक्वेंस दिया उसमें तीसरा पॉइंट था, मैं पढ़ा लास्ट में रहा हूं। बिकॉज अब तक आपने सब कुछ देख लिया मैथमेटिक्स टूल में, यू आर थरो, यू आर फिनिश्ड, नाउ यू आर वेरी मच रेडी टू गेट इनटू स्ट्रेट लाइन। बट ये एक्स्ट्रा पॉइंट सिर्फ सुन ले, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट समझ कब आएगा? जब स्ट्रेट लाइन में एक्चुअल कर्व बना के देख लोगे, लेकिन तब दिमाग में कम से कम रहेगा ना, कुछ तो कहानी ऐसी सुनी थी कहीं पे। तो x इंटू वाई क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। और ये किसका कर्व था? हाइपरबोला। हाइपरबोला का भी स्पेशल केस था, कौन सा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
अब याद करो मैंने बोला था y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k बाय x, उसको डिफरेंशिएट किया था तो dy बाय dx क्या निकाला था, मेरे पीछे छुपा तो नहीं, बहुत बढ़िया नहीं है, तो वो आया था माइनस k बाय एक्स स्क्वायर। चाहेंगे तो कर्व वाला पोर्शन देखिएगा, उसमें हाइपरबोला नाम का जो पोर्शन है वहां पे मैंने लिया है इसको। तो dy बाय dx किसके बराबर है, माइनस k बाय एक्स स्क्वायर के। अच्छा जी, अब मैथ्स के साथ सोच, dy बाय dx मतलब डिफरेंशिएशन यानी मैथ्स। अच्छा, अब इससे स्लोप जज कर सकते हैं क्या, कैन वी जज स्लोप फ्रॉम दिस? हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकते। देख ये नेगेटिव है पहली बात तो स्लोप नेगेटिव है। तो अगर a की बात करेंगे तो a के लिए ये जो x1 है और जो b के लिए x2 बनेगा, मुझे बता, ऑब्वियस ही बात है x2 x1 से ज्यादा होगा क्योंकि दूर आया। तो जब x बड़ा है तो वो x2 और जब x छोटा है तो वो x1, यानी a के करस्पॉन्डिंग x1, b के करस्पॉन्डिंग x2। अब इसको यहां पुट करके सोच, तो dy बाय dx जो है वो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। सिर्फ डिपेंडेंसी बता रहा हूं, ऊपर लिख दिया जो करेक्ट रिलेशन है वो ये है, नीचे खाली डिपेंडेंसी देख, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, सुनना भाई क्या बोला मैंने, x की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वन बाई एक्स स्क्वायर उतना छोटा होगा। मेक सेंस और नॉट भाई? x की वैल्यू देखना, x डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा होल क्वांटिटी उतनी छोटी होगी, बट किस में होगी, नेगेटिव में। बोला भाई किस में होगी, नेगेटिव में। तो अगर मैं यहां पे x2 पुट करूं तो x2 बड़ा है, तो 1 अपॉन x2 स्क्वायर क्या आएगा, छोटा, लेकिन नेगेटिव में छोटा आएगा भाई। किसमें, नेगेटिव में छोटा आएगा। ठीक, नेगेटिव में छोटा आएगा। चलो ठीक है, अब x1 को पुट कर, अब x1 है छोटा, तो 1 बाई x1 स्क्वायर कंपैरेटिवली बड़ा आएगा और नेगेटिव में बड़ा आएगा। तो सोच, मैथ्स के हिसाब से नेगेटिव में अगर चीज बड़ी है तो वो क्वांटिटी छोटी होती है। क्या बोला, वो क्वांटिटी छोटी होती है। डिफिकल्ट लास्ट पॉइंट, ट्राई टू मेक सेंस। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रख, स्किप मार इस पॉइंट को, आगे बढ़ जा स्ट्रेट लाइन वाले में, पक्का दिमाग में घुसाऊंगा। लेकिन वही है, मेरा मन नहीं मानेगा इसको छोड़ने से, भले इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अंडरस्टैंड, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं ये बोले बिना छोड़ने नहीं वाला। तो इतना मुझे समझ आया, मैं यहां पहले थोड़ा जूम आउट करता हूं इसको और फिर यहीं पे समझा देता हूं, पहले लिख के देख। तो 1 बाय x2 स्क्वायर किससे बड़ा होगा, सॉरी 1 बाय x2 स्क्वायर किससे छोटा होगा, 1 बाय x1 स्क्वायर से, क्योंकि x2 बड़ा है तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर करके रखेंगे तो क्वांटिटी छोटी हो गई। अच्छा, अब अगर इनइक्वालिटी में दोनों जगह नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी क्या होती है, पलट जाती है, यानी 1 बाय x2 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन माइनस 1 बाय x1 स्क्वायर। एंड व्हाट इज 1 बाय, अभी दोनों जगह k मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जगह k मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट इज दिस, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट b। क्या है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट b। एंड व्हाट इज दिस, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट a। तो किसका स्लोप ज्यादा है, बोल भाई, b का कि a का, किसका स्लोप ज्यादा है, b का कि a का, b का कि a का। तो सर b का स्लोप ज्यादा है, a का स्लोप कम है। ठीक है, अब वही बात यहां पे समझ ले, अगर θ2 इज ग्रेटर देन θ1 और ये 90 से 180 वाली बात है, तो अगर उस केस में एंगल बड़ा होगा तो tan θ की वैल्यू भी ज्यादा होगी। समझे क्या भाई, दोबारा देखना इसको, और अगर लगे तो कमेंट में लिखना कि सर ये जो लास्ट में आपने पांचवी बात स्लोप का बताया ये एक्स्ट्रा है, स्लोप का डेफिनेशन हो चुका, स्लोप का डिस्कशन हो चुका, स्लोप के बारे में बात हो चुकी। डोंट ट्राई टू कनेक्ट दिस विद दैट स्लोप पार्ट कि सर इससे तो हम बहुत घबरा गए, इससे बहुत दिक्कत होगी। बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब आप जाएंगे तो आप इस बात को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो मैथ्स के हिसाब से अपनी बात हुई, मैंने फिजिक्स के हिसाब से फिर बीच में बात बोली कि उसको याद रखना कि ऐसा कुछ पॉइंट है, बट कैन यू अंडरस्टैंड कि जब हम ए से बी पर आए तो अपना स्लोप बढ़ा कि कम हुआ, भाई बढ़ गया, स्लोप हैज बीन इंक्रीज्ड, बिकॉज 90 से 180 में स्लोप पहले से नेगेटिव होता है और अगर एंगल बढ़ जाता है तो स्लोप बढ़ जाता है। समझे इस बात को, हाँ के ना। चलिए यहीं तक रखते हैं इस डिस्कशन को। नेक्स्ट क्लास में अब हम एंटर करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एंड विल बी फोकसिंग ऑन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पार्ट स्पेसिफिकली। और फिर ये जो बात मैंने बोली, दिस विल गेट कनेक्टेड, और याद रखना इसको। तो इसके जो 4 पॉइंट थे वो क्रिटिकल थे, वो पढ़ने जरूरी हैं, उनको देखना जरूरी है, बट जो आखिरी वाला पॉइंट है दिस इज वेरी 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 एक्स्ट्रा। ये आपके आगे के चैप्टर्स को समझने से कोई लिंक बेयर नहीं करता, तो इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत ज्यादा नहीं है।
बस दिमाग में इस बात को डाल दिया, एट द एंड ये समझ ले ए से बी आने पे मुझे बता स्लोप का क्या हुआ, व्हाट हैपेंड व्हेन यू हैव कम फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी आने पे अपना यहां पर जो थीटा 1 था वो कम था, यहां थीटा 2 ज्यादा था, तो अपने अगर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बढ़ता है तो अपना टेन थीटा भी बढ़ता है, यानी टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1। और इसी को हमने इस वाले तरीके से, ये जो डिफरेंशिएशन वाला तरीका था हाइपरबोला का, उससे समझा। ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज वी आर गोइंग वेरी क्रिटिकली विद द पर्सपेक्टिव ऑफ मैथ्स, तो ये कंफ्यूज करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब जब मैं स्ट्रेट लाइन में पढ़ाऊंगा तो मैं ये सब थोड़ी बोलूंगा, मैं तो सीधा बोलूंगा भैया थीटा बढ़ा तो स्लोप भी बढ़ा, खत्म। क्या बोला मैंने? थीटा बढ़ा तो स्लोप भी बढ़ा, वहीं के वहीं बात खत्म, क्वेश्चन हो गया, खुशी खुशी अपने घर आएंगे। ठीक, चलिए, लगे तो जरूर कमेंट में लिखिएगा कि सर ये वाला पार्ट और किसी तरीके से एक्सप्लेन हो सकता है, तो मैं जरूर 5-10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो एक और बना के डाल दूंगा, बट इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू वांट फ्रॉम मी। समुद्र में पानी खूब है, मैं नहीं कह रहा मैं समुद्र हूं, ठीक है। नॉलेज की कमी हमेशा रहने वाली है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, बिकॉज हमेशा नया सीखने के लिए सब्जेक्ट में बचा ही रहेगा, सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसीलिए प्रिपरेशन इतनी मुश्किल है, इसीलिए नोबडी कैन मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। आप लगे रहेंगे होगा, जितना आप नए नए क्वेश्चन अपने स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज करेंगे, जितनी नई नई बातें और जितनी चीजों के पीछे आप पढ़ जाएंगे एंड तक ले जाने के लिए, डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और एक बार आप उसके पीछे पढ़े, एंड पॉइंट पे पहुंच गए, तो फिर किसी भी प्रेशराइज सिचुएशन में यू विल बी एबल टू हैंडल। इसी बात को ध्यान रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग विथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर, और